दीदी घर पर नहीं थी और उनका 1 साल का बेटा मुझसे दूध पीने की जिद करने लगा। वह किसी भी हाल में चुप नहीं हो रहा था। उसे चुप करने का मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, इसीलिए मैंने उसे अपने सीने से लगाकर दूध पिलाने लगी। तभी जीजू कमरे में आ गए। जीजू जब कमरे में आए तब मैं कोई चादर भी नहीं ओढ़ी थी। मुझे उस हालत में देखकर जीजू की नजर बदल गई। फिर क्या था, जीजू ने मुझे अपने बिस्तर पर लेटा दिया और जोश में मुझे हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी में मैं एक लड़की का रोल निभा रहा हूं। मेरा नाम निधि है और गायत्री मेरी बचपन की अच्छी सहेली थी। गायत्री मेरी बहन जैसी थी। गायत्री ने अपने बेटे के जन्मदिन के लिए मुझे 2 दिन पहले ही बुलाया था। उसकी शादी को 3 साल हो गए थे। उसके बेटे का पहला जन्मदिन था, इसलिए वह बड़े धूमधाम से इसे मनाने वाली थी। उसने खास मुझे फोन करके 2 दिन पहले ही बुलाया था। जीजू भी बहुत आग्रह कर रहे थे। जन्मदिन वाले दिन मैं गायत्री के घर पहुंची। जैसे ही मैं तैयार होकर डेकोरेशन हॉल में गई, मुझे देखते ही जीजू ने गले से लगा लिया। मैंने जीजू से गायत्री के बारे में पूछा तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे बातें करने लगे। जब मैंने फिर से गायत्री के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारा विशाल बहुत रो रहा था, इसलिए गायत्री उसे दूध पिलाने के लिए अंदर गई है। तकरीबन 1 घंटे में ही जन्मदिन की पार्टी शुरू होने वाली थी। उस दिन मैंने जीजू को कई दिनों के बाद देखी थी। जन्मदिन के बाद जब मैं बाकी मेहमानों की तरह अपने घर जाने लगी तो गायत्री ने मुझे रोक लिया। उसने कहा कि सुबह तक सभी मेहमान चले जाएंगे और फिर हम दोनों सहेलियां बाहर घूमने चलेंगे, रुक जाओ। मैं भी घर में रहकर बहुत परेशान हो चुकी थी। मेरे माता पिता भी गायत्री को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उन्होंने मुझे उसके यहां ठहरने की अनुमति दे दी। जन्मदिन के अगले दिन बचे हुए मेहमान भी अपने अपने घर चले गए। गायत्री ने मुझे अपने घर में एक अलग कमरा दिया था। मुझे वहां आए 2 दिन हो चुके थे। आने के बाद से ही मैं देख रही थी कि विशाल ने गायत्री को बहुत परेशान कर रखा था। जीजू और गायत्री को एक दूसरे को समय देने का भी मौका नहीं मिल रहा था। इसलिए एक दिन मैंने गायत्री से कहा कि अब विशाल 1 साल का हो गया है, उसे मां की इतनी जरूरत नहीं होगी। तुम उसे एक दिन मेरे पास छोड़ दो और तुम दोनों बाहर घूमने चले जाओ। गायत्री ने कहा कि विशाल मेरे पास नहीं रहेगा। मैंने उसे वादा किया कि मैं विशाल की अच्छी तरह से देखभाल करूंगी। फिर मुझ पर भरोसा कर गायत्री अगले दिन जीजू के साथ बाहर चली गई। उस दिन विशाल पूरे दिन मेरे पास था। मैंने उसे बहुत अच्छे से खिलाया और खाना पीना दिया। वह मेरे पास बहुत खुश होकर रहा। शाम को 8 बजे गायत्री घर लौटी। विशाल को मेरे पास खेलते देख वह हैरान रह गई। फिर गायत्री ने कहा कि वह अपने माता पिता के पास भी इतने शांतिपूर्वक नहीं रहता। विशाल वास्तव में मेरे साथ बहुत खुश था। रात को सोते समय वह जिद करने लगा कि मैं उसके पास ही सोऊं। उसकी जिद के कारण मैं गायत्री के कमरे में सो गई और जीजू मेरे कमरे में सो गए। आधी रात को अचानक मुझे अपने शरीर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। पहले तो मुझे लगा कि वह विशाल होगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि यह किसी बड़े आदमी का हाथ है। जब मैंने उठकर देखा तो सामने जीजू खड़े थे। आधी रात को वे मेरे शरीर पर हाथ क्यों फेर रहे थे, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तब उन्होंने मुझसे माफी मांगी और अपने कमरे में चले गए। अगले दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ। जीजू मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगे। आज तो उनका स्पर्श ऐसी जगह पर हुआ था जिससे मैं सहम सी गई थी और उनके कमरे से बाहर चली गई। गायत्री तो गहरी नींद में थी, इसलिए उसे जीजू की हरकतें समझ में नहीं आ रही थीं। जैसे ही मैं उनके कमरे से बाहर आई, जीजू भी मेरे पीछे आ गए। मैंने उनसे कुछ कहने की कोशिश की, तभी उन्होंने कहा कि सॉरी निधि, मैंने तुम्हें गायत्री समझ लिया। रात के अंधेरे में उनसे गलती हो गई होगी, इसलिए मैंने उन्हें माफ कर दिया और फिर से अपने कमरे में सोने चली गई। देखते देखते कुछ दिन बीत गए। विशाल तो मेरे साथ बहुत घुल मिल गया था। एक दिन सुबह नाश्ते के समय मैंने गायत्री से कहा कि अब मुझे अपने घर जाना चाहिए। तब गायत्री ने कहा, निधि प्लीज मेरे लिए कुछ दिन और रुक जाओ, मुझे 1 महीने का एक कुकिंग कोर्स ज्वाइन करना है। अब विशाल तुम्हारे साथ अच्छा घुल मिल गया है, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूं।
तुम उसकी देखभाल करोगी तो मैं निश्चिंत होकर अपना कोर्स पूरा कर सकूंगी। पिछले 3-4 महीनों से मैं यह कोर्स करना चाहती थी, लेकिन विशाल किसी के पास भी नहीं रहना चाहता था। अब जब तुम यहां हो तो मैं अपना कोर्स आराम से कर सकती हूं। कुछ ही दिनों की बात है, दोपहर में 2.5 घंटे का मेरा क्लास होगा। गायत्री मुझसे विनती करने लगी। तभी जीजू बोले, निधि, तुम गायत्री को अपनी बहन कहती हो तो अपनी बहन के लिए कुछ दिन और रुक नहीं सकती? उन दोनों का आग्रह बढ़ता जा रहा था, इसलिए मैंने वहां रुकने का फैसला किया। मैंने उन दोनों को हां कहा। फिर जीजू ऑफिस के लिए निकल गए। उनके जाते ही गायत्री ने मुझे गले लगा लिया और मेरा धन्यवाद किया। उसने कहा, तुम्हारे सहयोग से मैं अपना कोर्स पूरा कर सकूंगी। यह कोर्स कुछ ही दिनों का है। एक बार जब मैं कुकिंग सीख गई तो धीरे धीरे अपना खुद का बिजनेस खड़ा करूंगी। गायत्री का आनंद देखकर मैं भी खुश थी। एक दिन दोपहर को गायत्री अपने क्लास के लिए गई थी। उस समय विशाल मेरे पास था। अचानक वह रोने लगा तो मैंने उसके लिए दूध लाने के लिए किचन में गई। दूध गर्म हो रहा था और मैं किचन में खड़ी थी। अचानक जीजू न जाने कहां से आ गए और उन्होंने पीछे से आकर मुझे जोर से गले लगा लिया। एक पल में ही उन्होंने मेरी गर्दन पर जोर से काट लिया। उनके काटने से मेरी गर्दन में जलन होने लगी। मैं जोर से चीखी और पीछे मुड़ी। तब जीजू मुझसे दूर हो गए। मुझे देखते ही वे बोले, निधि तुम? मुझे लगा गायत्री है। तुमने गायत्री के कपड़े पहने हैं, इसलिए मुझे गलतफहमी हो गई। मैंने कहा, ठीक है, और विशाल की दूध की बोतल लेकर कमरे में चली गई। कुछ देर बाद जीजू अपने कमरे में आए। वे मेरी गर्दन पर लगाने के लिए बर्फ लेकर आए थे। उन्होंने कहा, निधि, मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मेरी गलती की सजा मुझे मिलनी चाहिए। ऐसा कहते हुए वे अपने हाथ से मेरी गर्दन पर बर्फ मलने लगे। उनकी नजर कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तब मैंने कहा, जीजू, आपकी मदद के लिए धन्यवाद, अब मुझे अच्छा लग रहा है। फिर मैं बोली, जीजू, कुछ घंटे पहले तो आप ऑफिस गए थे, आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? इस पर उन्होंने कहा, आज ऑफिस में ज्यादा काम नहीं था, इसलिए जल्दी घर आ गया। उनकी बातों पर सहमति जताकर मैं उनके कमरे से बाहर निकल आई और विशाल को दूध पिलाकर सुला दी। कुछ देर बाद गायत्री घर आई। शाम को चाय पीते समय हम सब साथ में बैठे थे। तब जीजू ने कहा, रात को हम डिनर के लिए बाहर चलते हैं। गायत्री ने मना कर दिया और कहा, रात को 8 से 9 मेरा कुकिंग का ऑनलाइन क्लास है। युगेश, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। गायत्री ने पहले ही अपने ऑनलाइन क्लास के बारे में जीजू को बता दी थी। फिर भी जीजू ने डिनर की बात करी। आगे उन्होंने कहा, गायत्री, तुम सिर्फ अपने बारे में मत सोचो। अगर तुम डिनर पर नहीं जा सकती तो मैं निधि को बाहर ले जाता हूं। वह पिछले कुछ दिनों से हमारे लिए कितना कुछ कर रही है। उसके आने के बाद से वह घर में ही है। उसे भी कभी बाहर जाना चाहिए। जीजू ने अपनी मीठी बातों में गायत्री को इस कदर फंसा लिया कि उसे उनकी बात सही लगी। फिर गायत्री ने कहा, निधि, तुम्हारे जीजू सही कह रहे हैं। तुम सच में हमारी बहुत मदद कर रही हो। तुम घर में बोर हो गई होगी। शाम को तुम अपने जीजू के साथ डिनर पर जरूर जाओ। शाम को जीजू मेरे कमरे में एक 1 पीस ड्रेस लेकर आए। फिर उन्होंने कहा, डिनर पर जाते समय यह ड्रेस पहन लेना। यह ड्रेस गायत्री ने तुम्हारे लिए भेजा है। जीजू की बातों में मुझे छलावा महसूस हुआ। ऐसा लगा कि गायत्री के नाम पर उन्होंने ही अपनी पसंद का ड्रेस ला कर दिया है। खैर, डिनर का समय हो गया था, इसलिए मैंने वह ड्रेस लिया और तैयार हो गई। जब मैं तैयार होकर बाहर आई तो गायत्री ने कहा, अरे वाह, तुम तो अपने जीजू के साथ डिनर पर जाने के लिए बहुत उत्सुक लग रही हो। गायत्री की बातों से लगा कि शायद वह ड्रेस उसने नहीं भेजा था। मैं उससे कुछ पूछने ही वाली थी कि जीजू बोले, गायत्री, तुम्हारे क्लास का समय हो गया है, अब हम भी निकलते हैं। रात को जल्दी घर आ जाएंगे। मैं जीजू के साथ डिनर के लिए निकल पड़ी। जीजू मुझे जिस होटल में ले गए थे वहां मुझे परिवार के लोग कम और जोड़े ज्यादा दिख रहे थे। वहां का माहौल बहुत ही रोमांटिक था, लेकिन मैं अपने प्रेमी के साथ नहीं बल्कि अपने जीजू के साथ डिनर पर आई थी। खैर, माहौल चाहे जैसा भी हो, मुझे क्या, यह सोचकर मैं आगे बढ़ी। जीजू ने मेरे गले में हाथ डालकर होटल में प्रवेश किया। डिनर करते समय भी वे बार बार मेरे खुली टांगों पर हाथ रख रहे थे। मैं जितनी बार उनसे दूर सरकती, वे उतनी बार मेरे पास आ जाते थे। जल्दी से जल्दी डिनर खत्म करके हम घर पहुंचे।
फिर रात को गायत्री के कमरे में सोने के लिए मैंने मना कर दिया। उस रात मुझे ऐसा लगा कि मेरी वजह से गायत्री और जीजू को एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका नहीं मिल रहा। रात को मैंने गायत्री के सामने जीजू से कहा, आज आप अपने कमरे में सो जाइए, मेरी वजह से आप दोनों के बीच दूरी नहीं होनी चाहिए। इस पर जीजू ने कहा, हमें साथ सोने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वे दूसरी कमरे में चले गए। जीजू का व्यवहार और बातें यह बता रही थीं कि उन्हें अपनी पत्नी में कोई दिलचस्पी नहीं है। जीजू के जाने के बाद मैं गायत्री के कमरे में गई। गायत्री का चेहरा उदास दिख रहा था। मैंने उससे पूछा, गायत्री, क्या तुम्हारे और जीजू के बीच सब कुछ ठीक है? जीजू तुम्हें पहले जैसा प्यार करते हैं ना? इस पर गायत्री ने कहा, हाँ, सब ठीक है। डिलीवरी के बाद से मेरी सेहत काफी बिगड़ गई है और वजन भी बढ़ गया है। तभी से तुम्हारे जीजू मुझसे थोड़ा दूर रहने लगे हैं, लेकिन मैं जल्दी ही अपने लिए और उनके लिए भी दुबली हो जाऊंगी। फिर उसने मुझसे पूछा, तुम अब तक शादी क्यों नहीं की? तुम्हारी उम्र अब 26 साल हो गई है, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। इस पर मैंने कहा, मुझे मंगल दोष है। मेरे माता पिता कहते हैं कि मंगल दोष वाली लड़की की शादी मंगल दोष वाले लड़के से ही होनी चाहिए। मैं 26 साल की हो गई हूं, लेकिन अभी तक मुझे मेरा परफेक्ट जीवन साथी नहीं मिला है, इसलिए मैं अभी तक सिंगल हूं। फिर गायत्री ने कहा, तुम्हारी तरह खूबसूरत और सुडौल शरीर वाली लड़की पर किसी भी आदमी की बुरी नजर पड़ सकती है। तुम पुरुषों से थोड़ा संभल कर रहना। बातों बातों में हम सो गए। अगले दिन गायत्री अपने क्लास के लिए गई। उस समय विशाल मेरे साथ खेल रहा था। खेलते खेलते वह सो गया और मैं भी उसके पास सो गई। कुछ समय बाद विशाल नींद में रोने लगा और मुझे अपनी मां समझने लगा। विशाल रो रहा था, तभी मैं गायत्री को कॉल लगाई, लेकिन वह कुकिंग क्लास में थी, इसलिए फोन नहीं उठा सकी। आज विशाल मुझे अपनी मां समझ रहा था। उसे चुप कराने के लिए मैंने उसे दूध की बोतल दी, लेकिन वह दूध पीने को तैयार नहीं था। काफी समय गुजार गया, लेकिन उसका रोना बंद नहीं हुआ। आखिरकार मैंने उसे अपनी गोद में लिया और उसे दिलासा दिया। मैंने उसे अपनी छाती से लगाया ताकि उसे मां की तरह महसूस हो। गायत्री को घर आने में 2 घंटे थे और मुझे विशाल को इतने समय तक रोता हुआ ठीक नहीं लगा। इसीलिए मैंने कुछ समय के लिए विशाल की मां की भूमिका निभाने लगी। मैंने उसे अपनी छाती से लगाया और उसे दिलासा दिया। कुछ समय बाद मैं भी सो गई। अचानक मेरी नींद खुली तो मैं देखी जीजू मेरे सामने खड़े थे। वे कमरे में कब आए और मुझे कब से देख रहे थे मुझे नहीं पता। जीजू की नजर मुझे ठीक नहीं लगी। विशाल को शांत करने के लिए मैंने उसे अपनी छाती से लगाई थी, लेकिन बाद में मैं अपने कपड़े ठीक करना भूल गई थी और वैसे ही सो गई थी। जीजू मुझे उस हालत में देख रहे थे और उनकी नजरें लाल हो रही थीं। फिर मैं जल्दी से अपने कपड़े ठीक की। तभी जीजू ने मेरा हाथ पकड़ा और उन्होंने मुझे बिस्तर की एक ओर खींचा। मैं बहुत डर गई थी, पर जीजू का मेरे साथ हमेशा से एक अलग संबंध था। और फिर जीजू ने पीछे से कुछ ऐसा किया जिससे मैं एकदम शांत हो गई। कुछ देर बाद विशाल नींद से जाग गया। हम उसे खिलाते हुए हॉल में बैठे थे। तभी गायत्री क्लास से वापस आई तो उसने हम तीनों को अलग नजरों से देखा। उसने तुरंत विशाल को हमारे बीच से उठा लिया। रात को किचन में खाना बनाते समय गायत्री का व्यवहार थोड़ा अलग लगा। फिर उसने कहा, आजकल तुम विशाल को अपने से ज्यादा जोड़ने लगी हो। विशाल के साथ साथ उसके पिता को भी अपने से जोड़ने की कोशिश मत करो। गायत्री एक मां से पहले एक पत्नी थी। मैं समझ गई कि उसे भी अपने पति की चिंता हो रही है। फिर मैंने उसके कंधे पर हाथ रखी और उससे कहा कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। ना तो तुम्हारा पति बुरा है और ना ही तुम्हारी सहेली। उसे ठीक से बात करने के बाद भी गायत्री मेरे साथ थोड़ा अजीब सी व्यवहार कर रही थी। खाना खाते समय गायत्री ने कहा कि मेरे क्लास का आखिरी दिन है। कल जब मेरी क्लास खत्म हो जाएगी तो निधि तुम अपने घर चली जाना। गायत्री की बात सुनकर जीजू का चेहरा पीला पड़ गया। मैं भी इस वक्त घर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि जीजू और मेरा रिश्ता अलग होने लगा था। वैसे भी मुझे यकीन था कि जीजू कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेंगे, क्योंकि वे मुझसे इतने आकर्षित हो गए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए वे मुझे जल्दी अपने घर से निकलने नहीं दे सकते थे। उस रात सोने से पहले गायत्री ने एक बार फिर मुझे ताना मारी। वह बोली, निधि, याद रखना
कि तुम्हारे जीजू शादीशुदा हैं और उनको मंगल दोष नहीं है। मैं समझ गई कि वो क्या कहना चाहती थी। मुझे इसकी परवाह नहीं थी कि उसने क्या कहा। अगले दिन गायत्री 10 बजे अपनी क्लास के लिए निकली क्योंकि आज लास्ट दिन था। जीजू भी रोज की तरह समय से अपने ऑफिस के लिए निकले, लेकिन जैसे ही गायत्री घर से निकली, जीजू घर आ गए और उन्होंने मुझे पानी का गिलास लेकर अपने कमरे में बुलाए। पानी के गिलास लेकर मैं जीजू के कमरे में गई और जैसे ही मैं उन्हें पानी का गिलास देने के लिए हाथ बढ़ाई, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर जीजू बोले, निधि, तुम मुझे और कितना प्यासा तड़पाओगी? अब बस करो। मैं तुम्हें पहले ही बहुत सारे इशारे दे देकर थक गया हूं। भले ही तुम इतने लंबे समय से मेरे सामने हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ उतना समय नहीं बिता सका जितना मैं चाहता हूं। कल तुम्हें उस हालत में देखकर मेरी आंखें चमक उठी थी। गायत्री आज पूरे दिन घर पर नहीं है। आज पूरा दिन है हमारे पास। अब हम एक दूसरे के साथ समय बिता सकते हैं। फिर मैंने भी जीजू की बात मान ली और जीजू के पास जाने से पहले मैंने उनसे एक सवाल पूछी। मैं बोली, मुझे नहीं लगता कि आप शादीशुदा होते हुए भी मेरे करीब आ रही हैं। अगर इसके वजह से आपका रिश्ता टूट गया तो शायद गायत्री को बुरा लगेगा। फिर आप उसे क्या जवाब देंगे? फिर जीजू बोले, निधि, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। गायत्री सिर्फ मेरी पत्नी है। मैं अब उससे प्यार नहीं करता। मैं उसे कुकिंग क्लास करने दे रहा हूं क्योंकि मेरी नौकरी छूट गई है, ताकि कम से कम वह कुछ पैसे कमाकर मेरी मदद कर दे। नहीं तो मुझे उससे कोई खुशी नहीं है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो हम शादी कर सकते हैं। अब विशाल तुम्हें अपनी मम्मा मानता है। फिर जीजू ने मुस्कुराते हुए मुझे अपनी बाहों में ले लिया। मैं भी प्यार से उनकी बाहों में चली गई। फिर जीजू ने मेरा दुपट्टा फेंक दिया और सीने को दबाने लगे। तभी हमारे कमरे का दरवाजा खुला। गायत्री हमारे सामने खड़ी थी। वह मुझे जिंजू की बाहों में देखकर चौंक गई। जैसे ही मेरी नजर गायत्री पर पड़ी तो मैंने जीजू को धक्का देकर अपने से दूर कर दिया और मैं गायत्री के पास आकर खड़ी हो गई। तभी जीजू ने गायत्री से कहकर विषय को मेरी ओर मोड़ दिया। उन्होंने कहा, गायत्री, तुम अभी अपनी सहेली को उसके घर भेज दो। जब मैं अपनी फाइल लेने के लिए घर आया तो निधि ने मौका पाकर मुझे गले लगा लिया। वह मुझे तुम्हारे बारे में बुरी बातें बता रही थी। जीजू ने गायत्री को बताया कि मैं उनके साथ संबंध बनाना चाहती थी। फिर वो मुझे बहुत गुस्से से देखने लगी। फिर गायत्री मुड़ के जिंजू के पास गई और उनके कान के नीचे एक जोरदार थप्पड़ मरते हुए बोली, मैंने सब कुछ सुन लिया है नीच आदमी। कल जब से निधि पानी का गिलास लेकर इस कमरे में आई थी, तब से उसके मोबाइल पर मेरा कॉल आया था। मैं सब सुन चुकी हूं। कल रात को ही निधि ने मुझे तुम्हारी सच्चाई बता दी थी। मैंने न चाहते हुए भी अपनी सहेली पर आरोप लगाई। मैं सब जान चुकी हूं कि तुम निधि को यहीं रुकने के लिए क्यों जोर दे रहे थे। कल उसने विशाल को शांत करने के लिए उसे अपने पास रखा। फिर तुम उसे सोते हुए उस हालत में देखकर उसके करीब जाने की कोशिश की। तुमने उसके साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश की। वह तुम्हारा असली रूप सामने लाने के लिए तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करने की नाटक कर रही थी। इन सभी चीजों में उसकी अपनी इच्छा नहीं है। मैं यह भी समझती हूं कि तुमने ऑफिस में जरूर किसी महिला कर्मचारी के साथ छेड़छाड़ किया होगा, इसलिए तुम्हारी नौकरी चली गई है। अब मुझे समझ आया कि तुम हर 7 से 7 महीने में कंपनियां क्यों बदलते रहते हो। तुम मुझे पिछले 4 सालों से पागल बना रहे हो। मैं घर का सारा सामान बचाकर रखती थी और तुम मुझसे झूठ बोलकर बाहर लड़कियों पर पैसे उड़ाते रहे। निधि ने मुझे वो तुम्हारा भेजा हुआ अतरंग संदेश दिखाए हैं जो तुमने निधि को भेजे थे। मैं गायत्री के सामने जिज्जू का असली रूप लाना चाहती थी और वह उसके सामने आ रहा था। जिज्जू ने मुझसे गलत संबंध बनाने के लिए बार बार मना रहे थे, लेकिन मैं अपनी सहेली को जोखिम में नहीं डाल सकती थी। पिछले 4-5 दिनों से गायत्री को मुझ पर और जिज्जू पर शक हो गया था, इसलिए तो वो मुझे चिढ़ा रही थी। आखिरकार कल रात मैंने उसे सच बता दिया कि कैसे उसका पति मेरा पीछा कर रहा है। उस दिन के बाद गायत्री ने अपने पति से अलग होने का फैसला कर लिया। मुझे लगा कि मेरी वजह से उसकी जिंदगी टूट गई और यही मैंने उससे कहा था। तब गायत्री ने मुझसे कहा कि निधि, तुमने मेरी जिंदगी नहीं तोड़ी है, तुमने मुझे बहुत हिम्मत दी है। आज तुम्हारी वजह से मेरे पति का सच मेरे सामने आ गया, वरना मैं तो उसके लिए सब कुछ कर रही थी, लेकिन वो तो बाहर लड़कियों के पीछे भागने में लगा हुआ था। उसने अपनी पत्नी को ठीक से कभी देखा ही नहीं और ना ही मेरी कड़ी मेहनत कभी देखी। निधि,
तुमने समय पर मेरी आंखें खोल दी। तुम्हारी वजह से मैं अपनी कुकिंग का सपना पूरी कर सकी। अब जल्द ही मैं अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करूंगी। मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने बच्चे का पालन पोषण करूंगी। मुझे अपने जीवन में धमकी देने वाले लोगों की जरूरत नहीं है। गायत्री ने मुझे धन्यवाद दिया। उसने कहा कि नकली रिश्ते से बाहर निकलने में मैंने उसकी बहुत मदद की। अब गायत्री केवल एक मां है। वह तरह तरह केक बनाती और केक का ऑर्डर लेकर अच्छा पैसा कमाती है और अपना और अपने बेटे का भरण पोषण कर रही है। गायत्री आज एक स्वतंत्र महिला के रूप में जी रही है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और शेयर करें, और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।